हम लोग करेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, गोल्ड, कॉपर हो, चाहे नमक हो, चाहे ये पेंसिल की आगे वाली नेब जो ग्रेफाइट की वो। सबसे पहले हम मिनरल को देखते हैं। मिनरल क्या है? हाँ ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, मतलब जनरली वर्ड जहां पर आ गया। Hello guys, welcome to ePedagogue. We were doing class 8th geography and we have already completed 2 chapters. So we are on the 3rd chapter today. हम लोग करेंगे मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज और ये रिसोर्स वाला जो चैप्टर है ये भी थोड़ा सा लंबा है and that is why we have decided to cut it into 2 halves, wherein the first half will be doing with the minerals and in the second half we'll be doing with the power resources. So without wasting any further time, I hope you are studying well. So this is the chapter that we are doing. So like always, what we will do is we'll segregate it. So what are we going to study in this particular part is what is a mineral, mineral classification, extraction of minerals and distribution of minerals. But before we get into all this, we have to understand what is mineral first. So this is your first page of NCERT, wherein of course like every chapter you have some conversation between two people trying to understand what the chapter is all about by an example. So we will not get into that. So directly we'll get into our matter of concern, which is what is a mineral. So पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप इन पिक्चर्स को देखें, उसके बाद समझते हैं कि क्या है। गोल्ड, कॉपर, कोल, नमक और ये पेंसिल के आगे एक ग्रेफाइट। सो दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद। चाहे गोल्ड हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोयला हो, चाहे नमक हो, चाहे ये पेंसिल की आगे वाली नेब जो ग्रेफाइट की वो हो, इन सारी ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब के सब नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं और इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है और ये गिफ्ट्स ऑफ नेचर है हमारे लिए। ये नेचर हमें प्रोवाइड करता है, हम इसमें कुछ नहीं करते, हम इसमें सिर्फ मोल्डिंग करते हैं, जैसा हमें चाहिए फिर हम उसको वैसा बनाते हैं। बट नेचर provides the raw material to us. So here we go. This is it. This is only what we call a mineral. So mineral is nothing but these are the naturally occurring substances जो हमने बताया. These are the naturally occurring substances that have got definite physical properties and a definite chemical composition. What do I mean by that? आप गोल्ड इंडिया से लो या आप यूएस से लो, अगर गोल्ड की क्वालिटी सेम है, गोल्ड सेम है, गोल्ड तो सेम ही रहता है, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा। आप यूएस से उसका खनन करो या इंडिया से खनन करो या कहीं और से खनन करो, गोल्ड विल रिमेन गोल्ड। गोल्ड की केमिकल कंपोजिशन वैसी ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज। लाइकवाइज सॉल्ट की भी जो केमिकल कंपोजिशन होगी बिल्कुल सेम रहेगी, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं रहेगा। ग्राफाइट ले लेंगे तो ग्राफाइट को भी आप कहीं से भी माइन करो, इट वोंट चेंज, द केमिकल कंपोजिशन विल रिमेन द सेम। सो टू कंडीशंस, फर्स्ट इज कि नेचुरली अकरिंग होने चाहिए और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। इसी के साथ हमारा मिनरल खत्म। व्हाट इज मिनरल हमें समझ में आ गया। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। क्या बोल रहा है? दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मगर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के, छू के, समझ के और फील करके हमें पता चलता है कि ओ ये तो ग्राफाइट है, ओ ये तो गोल्ड है। जैसे कि किसी ने कुछ पहना होता है तो आप बता सकते हो ना कि हाँ वो तो गोल्ड है, हालांकि उसके अंदर कितनी प्योरिटी है वो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन से, बट फिजिकली आप कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनका टेक्सचर, उनका कलर, उनकी हार्डनेस, ये सब देख के आप बता सकते हो कि कौन सा मिनरल कौन सा है। बस सेकंड पॉइंट में बस सिंपल सी वही बता रखा है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एटसेट्रा। लेट्स गो अहेड। उसके बाद वो फर्स्ट पेज में जो था वो मिनरल की डेफिनेशन ही थी और कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में कवर कर देंगे, डोंट यू वरी। इस पूरे पर्टिकुलर पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि सबसे पहले मिनरल का क्लासिफिकेशन दे रखा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को भी दे रखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा
मिनरल, रॉक और ओर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्या, ये बेसिक है। अगर ये बेसिक क्लियर है तो हमारा आगे आने वाले पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले हम मिनरल को देखते हैं। मिनरल क्या है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मिनरल क्या है, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, और मिनरल चाहे कहीं से भी खनन करो उनका केमिकल कंपोजिशन सेम ही रहता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो आयरन, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मास ऑफ मिनरल फॉर्म्स रॉक एंड ओर, एग्जाम्पल है इसका आयरन। ये दूसरा पॉइंट मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं आपको दूसरे वाले जब रॉक समझाऊंगा और समझाऊंगा तब आपको समझाता हूं। मैंने कहा मिनरल के जो मासेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल के मासेस रॉक या ओर कहलाते हैं। कभी रॉक देखा है आपने, रॉक को इमेजिन करो, ऐसा होता है ना कुछ रॉक, ऐसा, ये कैसा भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है। कुल मिला के ये छोटे छोटे मिनरल के मास से बना होता है एक रॉक या फिर एक ओर। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है कि रॉक या ओर क्या है, रॉक या ओर मिनरल के मासेस को ही हम रॉक या ओर कहते हैं। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि मिनरल के मासेस को रॉक या ओर कहते हैं। तो रॉक और ओर में क्या डिफरेंस है फिर, ये किताब के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं दे रखा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा टाइम लेके अच्छी तरीके से समझेंगे। और समझने से पहले रॉक को समझते हैं, रॉक क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मिनरल के मास को, एक छोटा सा मिनरल, उसी के मास को, बहुत सारा मिनरल मिला दो, उसके मास को हम क्या बोलेंगे, उसके मास को हम बोलेंगे रॉक। जैसे मैंने यहां पे लिखा है, अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। एक सिंपल सी बात बताऊं, ये तो केवल एक मान लो कि एक केवल आयरन है, मगर उसी आयरन से बने हुए बहुत सारे क्या हैं, एक बहुत बड़ा एक रॉक है। बस उस रॉक में क्या होगा, उस रॉक में केवल ऐसा नहीं होगा कि आयरन ही होगा, उसके अंदर बाकी चीजें भी हो सकती हैं, बाकी मेटल, बाकी मिनरल्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं, कुल मिला के बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मिनरल के जो मास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रॉक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं, इसके अंदर इंप्योरिटीज हो सकती हैं, इसलिए इसका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा। मिनरल का केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट रॉक्स जो कि मिनरल के ही एग्रीगेट हैं, उनके मास है, उसका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। ओके, आसान था, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। अगर आई तो आप फिर से एक और बार हम इसको यहां पर करेंगे तो वो डबल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एक बात समझ में आ गई कि रॉक क्या है, एग्रीगेट है, मास है, किसका, मिनरल का मास है, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं, क्योंकि वो मिनरल के मास है, एक से ज्यादा मिनरल भी हो सकते हैं, उसके अंदर इंप्योरिटीज भी हो सकती हैं, इसीलिए उसका केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। रॉक्स में कंटेन वन और मोर मिनरल्स एंड इंप्योरिटीज, दैट इज व्हाट आई सेड। इसके बाद ये, अब हमारे को ये समझना है, ये थर्ड पॉइंट को अभी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं। थर्ड पॉइंट समझने से पहले मेरी बात समझो, रॉक और ओर, इन दोनों में डिफरेंस और सिमिलैरिटी समझना जरूरी है। सिमिलैरिटी पहले समझ लेते हैं। ओर भी एक रॉक ही है, ओर भी एक रॉक ही है। ओर में भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, बिल्कुल रॉक की तरह, क्योंकि ओर में भी क्या हो सकता है, इंप्योरिटीज हो सकती हैं और एक से ज्यादा मिनरल हो सकता है। जब एक से ज्यादा मिनरल कहीं पर हुआ या कहीं पर इंप्योरिटीज हुई तो डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन उसका डेफिनेट नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई कि रॉक की भी केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहती, ओर की भी केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं रहती। मतलब अब ये तो समझ में आ गया सिमिलैरिटी क्या है। रॉक भी मिनरल का मास है और ओर भी एक मिनरल का मास है। अब हमें समझना है कि इनके बीच में फर्क क्या है। फर्क ये है कि जो रॉक होता है उसमें जब हम उससे मिनरल निकालने जाएंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे और हम ओर की तरफ जाएंगे। ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना हमें सस्ता पड़ेगा, हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक ओर में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, ये देखो, पहले इधर देखो, a rock that contains economically valuable one or more mineral is called as an ore।
एंड ओर ऑल्सो डज नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जैसा कि रॉक में था, ये हमने समझ लिया है। ये है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। द इकोनॉमिक क्राइटेरिया मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ रॉक एंड ओर। द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओर एंड रॉक। फॉर एग्जाम्पल, यह है एक रॉक और यह है एक ओर, देखने में सिमिलर, बहुत कुछ सेम सा है। इसका भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है, इसका भी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं है। ये भी मिनरल का मास है, ये भी मिनरल का मास है। ये भी एक से ज्यादा मिनरल्स का बना हो सकता है, ये भी एक से ज्यादा मिनरल का बना रहता है। बट कभी इसमें क्या होगा, इसमें कुछ थोड़ा सा कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, कुछ और मिनरल, कोई और मिनरल, कोई और मिनरल, कोई और मिनरल, ऐसे करके आप इतने बड़े रॉक को जब तोड़ोगे तो उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, बुलडोजर लगेगा, उसमें पेट्रोल लगेगा, आदमी लगेंगे। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने में क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं। लेट्स से इसमें पैसे लग रहे हैं, इसमें पैसे लग रहे हैं, मान लो 100 रुपए। इस रॉक में से इतना सा आयरन निकालने में हमें 100 रुपए लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं वो पता चल गया कि भाई बुलडोजर लगेगा, आदमी लगेंगे। ये सारी चीजें आपकी किताबें में नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि आप अच्छी तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक ये दूसरा रॉक है, यानी ये एक और है जिसके अंदर क्या है, इतना आयरन है, इतनी इंप्योरिटी है, इतना बाकी दो और मिनरल है। अब इसमें भी हमारे कितने लग रहे हैं, इसमें भी हमारे 100 ही रुपए लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हम वही आदमी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इसमें भी हम उतना ही पेट्रोल डाल रहे हैं, इसमें भी हमारी सारी जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, उतने ही लग रहे हैं। बट फर्क क्या हो रहा है, यहां से निकला है 0.5 kg ऑफ आयरन, बट यहां से हमारा कितना आयरन निकला, यहां से हमारा निकला करीबन 15 kg आयरन। अब ये 15 kg आयरन की कीमत मान लो 200 रुपए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और ये 0.5 की कितनी है, इसकी हम मान के चल रहे हैं 20 रुपए। 100 रुपए लगा के 20 रुपए की चीज निकालना और उसको बेचना कहां की फायदे की बात है। बट 100 रुपए लगा के 200 रुपए की चीज निकाल के उसको थोड़ा और रुपए में बेचना, ये फायदे का सौदा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि और क्या है, और मतलब वो रॉक जिसमें कि इकोनॉमिकली वाइबल और वैल्यूएबल हमारा एक्सट्रैक्शन हो रिसोर्स मिनरल्स का, उसको हम बोलते हैं ओर। और जहां से आप इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें उस रॉक को वैसे ही छोड़ दोगे, आप उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे। सिंपल, वो क्या कहलाएगा, एक रॉक कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, ठीक है। सो इससे हमारा और हमारी बाकी चीजें क्लियर हो गई। और मिनरल और रॉक में क्या डिफरेंस है, ये हमारे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सिर्फ इतना आप मोटा मोटी ये जो अगर ब्रीफ में एकदम समझना है तो ये समझो कि ओर में मिनरल का जो हमें मिनरल चाहिए वो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, भले उसके साथ बाकी इंप्योरिटीज भी रहें, बाकी चीजें भी रहें, मगर उसमें जो मिनरल हमारे को चाहिए वो काफी अच्छी क्वांटिटी में रहेगा, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइबल होगा, एक अच्छा प्लान होगा टू एक्सट्रैक्ट मिनरल फ्रॉम देयर। दैट इज व्हाई वी गो फॉर ओर, नॉट फॉर रॉक। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ओर इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, लिमोनाइट। दीज ऑल आर ओर्स ऑफ द सेम मिनरल कॉल्ड एज आयरन। आप नेचर से आयरन सीधा नहीं लेते हैं, आप उसके ओर को लेते हैं और उस ओर में से निकालते हैं क्या, आयरन। हेमेटाइट भी एक ओर है आयरन का, मैग्नेटाइट भी एक ओर है, साइडराइट भी एक ओर है, लिमोनाइट भी एक और है। इन सब में आयरन की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, वैसे इसमें सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है मैग्नेटाइट, क्योंकि उसमें 60 to 70% ऑफ द ओर में मिनरल रहता है हमारा आयरन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मिनरल क्लासिफिकेशन। अब हमारे को क्या करना है, मिनरल्स को क्लासिफाई करना है। ये सबसे बढ़िया चीज होती है पढ़ने के लिए। इसमें क्या करते हैं, हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मिनरल्स को क्लासिफाई कर देंगे तो हमारे को समझना और उनको पढ़ना ज्यादा आसान रहेगा। सो मिनरल्स को क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, ये सिंपल सा कर रहे हैं ये कि मिनरल्स को पहले इन्होंने क्लासिफाई किया दो ब्रॉड कैटेगरीज में। कौन से हैं वो, एक है मेटालिक मिनरल और एक है नॉन मेटालिक मिनरल। जैसे कि आप देख सकते हो मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही है।
इसके अलावा और भी फर्दर डिवीजन होता है, बट जब आप क्लास 10th में जाओगे तब आपको समझ में आएगा एक और इसका फर्दर डिवीजन क्या है। बट फॉर नाउ फॉर योर क्लास वी विल स्टिक टू दिस ओनली। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक में हमने बांट दिया, फिर मेटालिक को हमने फर्दर दो भागों में डाला, जिसको बोलते हैं फेरस और बोलते हैं नॉन फेरस। ठीक है, ये वर्ड अच्छे तरीके से याद रख लेना, क्योंकि आने वाले आपके केमिस्ट्री में इस क्लास में और आगे की क्लास में फेरस फेरस आएगा। फेरस मतलब किसी में भी अगर आयरन का कंटेंट होता है तो उसको हम फेरस कहते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, फेरस और नॉन फेरस, ये है क्लासिफिकेशन। तो हमारे को समझना पड़ेगा पहले कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या डिफरेंस है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑल्सो जियोग्राफी। और केमिस्ट्री में कभी भी याद रखना, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता कि हाँ ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। मतलब जनरली वर्ड जहां पर आ गया, इसका मतलब कि वहां कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जो हम फीचर्स की बात करने जा रहे हैं वहां ऐसा नहीं है, आप थंब रूल लगा के नहीं चल सकते कि सारे के सारे वैसे ही होंगे या सारे के सारे वैसे नहीं होंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए जनरली वर्ड के ऊपर काफी खासा ध्यान देने की जरूरत है। मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स का मतलब होता है सबसे पहली चीज कि मेटालिक मिनरल्स हार्ड होते हैं। जब आप उनको छुओगे, याद है मैंने बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का मिनरल है। बिल्कुल वैसे ही मेटालिक मिनरल्स जनरली हार्ड होते हैं छूने में, महसूस करने में। इसके अलावा ये शाइन करते हैं, लस्टर होता है इनके अंदर। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और हीट इनमें काफी अच्छे कंडक्टर का मतलब होता है जो कि अपने से पास करने दे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि मेटल्स आर गुड, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हार्ड होते हैं छूने में और इनमें शाइन या फिर लस्टर होता है। बिल्कुल यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे होंगे। क्या बोल रहे हैं? मेटल्स आर जनरली हार्ड सब्सटेंसेस, दे आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लस्टर। ये जो वर्ड है आप इसको कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो जनरली वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर कितना स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर मैं आपके टीचर की जगह होता तो ये जनरली वर्ड के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जनरल एंड एक्सेप्शंस। ठीक है, बस इसके उल्टा करते जाओ, हो जाएगा आसानी से। क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, जनरली नॉट हार्ड। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऑल नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होंगे वो क्या होंगे, हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, सो हो सकता है कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स हों जो कि हार्ड हों, सो एक्सेप्शंस देखना पड़ेगा। So they are generally not good conductor of heat and electricity. They generally do not shine. So generally वो shine नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका, ये सारी चीजें क्या है, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके उसमें आ सकता है कि डिफरेंस करो और दो एग्जाम्पल्स दोनों के दे दो। ठीक है, सो इट्स ऑल सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स गो अहेड। इसके बाद हमने क्या बोला था कि एक मेटालिक मिनरल कर लिया, एक नॉन मेटालिक मिनरल कर लिया। मेटालिक में हार्ड है, शाइन है और गुड कंडक्टर है, उसमें शाइन नहीं है, गुड कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और वो हार्ड नहीं होते। ठीक है, अब हमारे को देखना है ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, फर्दर डिवीजन है इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस होता है। अब सिमिलैरिटी ये है कि फेरस हो या नॉन फेरस हो, दोनों मेटालिक मिनरल है। फेरस हो या नॉन फेरस हो, दोनों अच्छे कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फेरस हो या नॉन फेरस हो, दोनों शाइन करेंगे जनरली। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक मेटालिक मिनरल्स में, एक कैटेगरी ऑफ मेटालिक मिनरल्स में आपकी आयरन की मात्रा होगी और एक में आयरन की मात्रा नहीं होगी। जिन मेटालिक मिनरल्स में आयरन की मात्रा होगी उसमें क्या होगा, वो अपनी एग्जिबिट करेंगे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अभी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, मतलब आयरन को चुंबक से आपको करोगे तो वो चिपकते हैं ना और रिपेल करते हैं। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज ये वाली मिनरल्स शो करेंगे और ये वाले मिनरल्स शो नहीं करेंगे। दैट्स इट। इसका एग्जाम्पल देख लेना, देख लो, चाहे इसमें एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर। कभी देखा है कि गोल्ड जो है चुंबक से चिपकता है, बट आप आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, निकल ले लो, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल जो कि फेरस मैग्नेटिक मिनरल्स, फेरस मिनरल्स के क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ये सब के सब चुंबक के साथ वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का वाला लॉ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज कि अब हमने ये समझ लिया मिनरल क्या है, हमने ये समझ लिया रॉक क्या है, ओर क्या है, और इसके अलावा हमने ये समझ लिया कि मिनरल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अब जो हमारे को समझने का है वो ये है कि मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब हम मिनरल्स को नेचर से निकालते कैसे हैं।
जाहिर सी बात है ये मिनरल्स क्या है, ये लोकलाइज रिसोर्सेज हैं। दो रिसोर्सेज होते हैं, एक और क्लासिफिकेशन होता है, आपकी पहली किताबों में था लोकलाइज वर्सेस यूबिक्विटस। लोकलाइज मतलब होते हैं जो कि हर जगह इवन उसमें नहीं फैले होते हैं, ठीक है, और यूबिक्विटस मतलब होते हैं जो कहीं कहीं पर ही, मतलब जो हर जगह इवन मात्रा में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हवा, फॉर एग्जाम्पल पानी। अब तो पानी भी वैसा नहीं रहा, बट कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि ये लोकलाइज रिसोर्सेज हैं। कौन से वाले? मिनरल्स, क्योंकि ये हर जगह पर नहीं होते। क्या गोल्ड यहाँ पर होता है अच्छे से? नहीं होता। क्या यहाँ पर कॉपर की बहुत अच्छे से भरमार है? नहीं, कॉपर की भरमार है। क्या डायमंड बहुत अच्छे से मिलते हैं इंडिया में? नहीं मिलते उतने अच्छे से। तो कुल मिला के अलग अलग जगह पर इनके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, इनके लिए ना कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। वो जियोलॉजिकल कंडीशंस क्योंकि धरती के अलग अलग पार्ट में अलग अलग हैं, इसीलिए मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। 3 तरीके का एक्सट्रैक्शन होते हैं भाई। सबसे पहला होता है आपका क्वारिंग, दूसरा होता है माइनिंग, और तीसरा होता है ड्रिलिंग। क्या होता है? क्वारिंग, माइनिंग और ड्रिलिंग। इन तीनों में फर्क इतना ही है, जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस यही है कि ये कितनी डेप्थ में पाए जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी एकदम शैलो डेप्थ में, मतलब बस आपको अर्थ की जो लेयर है उसको अनकवर करना है, बुलडोजर से भी कर सकते हो, अगर वो करके आपको मिनरल मिला है तो इससे बोलते हैं क्वारिंग। इसके अलावा अगर आप उन रॉक्स से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि डीप अंदर हैं, मतलब काफी अंदर हैं, तो उसके लिए उसको हम माइनिंग बोलते हैं। और जब आपको बहुत ही डीप बोर्स, यानी बहुत ज़्यादा डीप शाफ्ट, यानी बहुत कुआं बना के नीचे जाने की ज़रूरत पड़ रही है और बहुत डीप में आपको माइनिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग। इतना जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया, सर ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। नहीं, सर ने पढ़ाया है, आराम से देखो इसको। ये देखो, ये है बुलडोज़र, ये कर रहे हैं क्वारिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ये अर्थ की थोड़ी सी लेयर के नीचे ही है, इसलिए मिनरल्स को हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके की माइनिंग है, मगर दोनों ही माइनिंग के प्रोसेस में थोड़ी ज़्यादा डेप्थ में आपको मिनरल्स मिलेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा गड्ढा खोदना पड़ेगा, बुलडोज़र से काम यहाँ नहीं बनेगा। तीसरी बात है, बहुत ही अंदर डेप्थ में जाके आपको मिनरल्स को निकालना पड़ रहा है, उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। आपकी किताब में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, चिंता मत करिएगा, उसको भी हम कवर करेंगे, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन दोनों हमारे टिप्स पे होंगे। सबसे पहले क्वारिंग। क्वारिंग मतलब क्या बोला है? मिनरल्स दैट लाई नियर द अर्थ सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय अनकवरिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज क्वारिंग। मैंने आपको बताया क्वारिंग में क्या हो रहा है। क्वारिंग में सिंपली अर्थ सरफेस के बिल्कुल शैलो डेप्थ के है, हम उससे बस अनकवर करेंगे अर्थ की लेयर को, चाहे बुलडोजर से कर लें, और हमारे को मिनरल्स हमारे को मिल जाएंगे। दूसरा आता है माइनिंग, ठीक है। इसको ना वैसे बुक में थोड़ा सा हैप्पैज़ार्ड वे में दे रखा है, उसमें हम ना इसको हमने बहुत लॉजिकली लगाया हुआ है। पहले क्वारिंग किया हुआ है डेप्थ के हिसाब से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे माइनिंग की। माइनिंग में मैंने आपको पहले बता दिया माइनिंग क्या प्रोसेस है। माइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी माइन, वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स दैट लाई एट द शैलोअर डेप्थ और क्वाइट अ गुड डेप्थ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth is called as mining। मतलब जब हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उन रॉक से जो कि अर्थ के अंदर बरीड है, तो उसको हम बोलते हैं माइनिंग। 2 किस्म की माइनिंग होगी, एक होगी ओपन कास्ट माइनिंग और एक होगी शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए विल हैव टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड। इसे बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। देखो इसमें क्या, कास्ट मतलब होता है गड्ढा, एक तरीके का गड्ढा खोदते हैं। ये देखो, ये पूरा गड्ढा खोदा हुआ है ना, ये यहां पर आपको मिनरल मिलेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे करके एक गड्ढा खोद दिया है। समझ में आ रही बात? सो काफी बड़ा चौड़ा एक गड्ढा खोदेंगे और हमारे को मिल जाएगा हमारा मिनरल। यही बोल रहा है, मिनरल्स दैट लाई एट द शैलोअर डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, शैलोअर डेप्थ है, आर टेकन आउट बाय मेकिंग अ कास्ट और पिट। कास्ट और पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। कास्ट माइनिंग इसलिए बोल रहे हैं या पिट माइनिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गड्ढा बना के माइन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। टू कास्ट और पिट, सच माइनिंग इज कॉल्ड एज ओपन कास्ट माइनिंग। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा वाला, शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट मतलब पता क्या, शाफ्ट मतलब होता है यार एक किस्म का हम एक कुआं टाइप का बनाते हैं, उसको हम शाफ्ट कहते हैं।
शाफ्ट बना के हम थोड़ा नीचे जाते हैं, मतलब ओपन कास्ट वाली डेप्थ पे हमारे को चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे जाने के लिए अब इतना बड़ा गड्ढा खोदोगे उससे तो कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि कहाँ पर है, हम क्या करेंगे, ठीक जहाँ पर हमारे को पता है हम एक सुरंग बनाएंगे, उस सुरंग से हम जाएंगे नीचे और फिर वहाँ से हम शुरू करेंगे हमारी माइनिंग। इसी को हम बोलते हैं क्या, शाफ्ट माइनिंग। व्हेन मिनरल्स लाई एट ग्रेटर डेप्थ, शैलोअर डेप्थ होती तो ओपन कास्ट कर लेते, बट ग्रेटर डेप्थ है इसलिए हम शाफ्ट माइनिंग पे जाएंगे। एक शाफ्ट या बोर क्रिएट किया जाता है उस मिनरल तक रीच करने के लिए। सच मिनरल एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड एज शाफ्ट माइनिंग। द लास्ट पॉइंट इज ड्रिलिंग। अच्छा, शाफ्ट माइनिंग की पिक्चर भी देख लो और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखो ये गड्ढा बना के नीचे गए ना, ये नीचे जाएंगे यहाँ पर गड्ढा बना के। अब हम बात करेंगे ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग में क्या होता है, डीपेस्ट बोर्स, मतलब जो पेट्रोलियम चाहिए होता है हमारे को ना, ये गैस चाहिए होती है, वो इतना आसान नहीं है। आपको क्यों लगता है ये पेट्रोल इतना महंगा है? क्योंकि इसको निकालने का प्रोसेस बहुत कठिन है, इसमें बहुत सारी जानें जाती हैं और इसके अलावा इसमें ये बहुत आसान नहीं है इसको निकालना। इसलिए हम ये क्या करें, डीपेस्ट वेल्स, मतलब यहां भी हम क्या कर रहे थे, एक शाफ्ट बना रहे थे, बट यहां डीपेस्ट वर्ड आ रहा है, डीपेस्ट। डीपेस्ट वेल्स आर बोर्ड टू रीच द वेरी डीपली फाउंड मिनरल्स। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। एग्जाम्पल पेट्रोलियम। कुल मिला के इन चारों ही प्रोसेसेस में डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस यही आ रहा है कि कितनी गहराई में मिनरल आपके मिल रहा है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये भी आपकी किताब में दे रखा है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है, मगर हम इसको मैप के ज़रिए पढ़ेंगे। और ट्रस्ट मी, जब हम मैप के ज़रिए पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में अगर आप बिना मैप के पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे, फिर इट्स इक्विवेलेंट टू नॉट स्टडिंग। सो हम क्या करेंगे, मैप के ज़रिए पढ़ेंगे। बट बिफोर वी गेट इन टू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉक्स। ठीक है, रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। रॉक साइकिल, 3 तरीके के रॉक्स होते हैं। सिंपल सी बात है, रॉक क्या होता है ये पता चल गया, मिनरल के मास को हम रॉक कहते हैं, इसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आई होप कि आपको ये पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लावा नीचे से निकलता है, जो धरती के अंदर से लावा निकलता है और ऊपर आके उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो ऑफकोर्स सॉलिड हो जाएगा। उसी ठंडे मैग्मा, उसी ठंडे लावा को हम क्या बोलेंगे, उसी ठंडे मैग्मा को हम क्या बोलेंगे, उसको हम रॉक कहेंगे। और वो कौन सा रॉक होगा? इग्नियस रॉक होगा। मतलब जो सॉलिडिफिकेशन से बने, जो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बने मैग्मा से, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। जो कि ये वाला देखो, ये जैसे मैग्मा निकल रहा है, जब ये बाहर आएगा तो ऑफकोर्स यहां से टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो वो सख्त हो जाएगा, सख्त हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इग्नियस रॉक में तब्दील हो जाएगा। अब इग्नियस रॉक हमारे को मिल चुका है। अब आपको पता है नदियां चलती हैं, नदियां बहती हैं, हवाएं चलती हैं, धूप होती है, यानी रॉक्स टूटते हैं। जब रॉक्स टूटते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में मतलब टूट जाते हैं, और वही छोटे छोटे पार्ट ऐसे करके ना, ऐसा होता है। ये जैसे नदियां आ रही हैं, ठीक है, ये नदी आ रही है, यहाँ पर एक रॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब नदियां ने क्या किया, इस रॉक को तोड़ दिया, तोड़ के ये बड़ा रॉक को क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में ऐसे करके बांट दिया। कुल मिला के इसकी वेदरिंग कर दी। अब वेदरिंग भी कर दी और ऊपर से इसको लेके चले गए, यानी इरोड कर दिया। अब कहीं ना कहीं नदियों ने इसको यहाँ पर बिछा दिया। अब ऐसे करके लेयर बाय लेयर बनती जाएगी ऐसे सेडिमेंट्स की। एक लेयर बन गई, फिर और ऊपर से कुछ दिनों बाद एक और लेयर ले आए, फिर एक और लेयर ले आए, एक और लेयर ले आए। कुछ दिनों में इसका लिथिफिकेशन हो जाएगा, कॉम्पैक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। यानी सेडिमेंट से बना हुआ रॉक सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। इसके बाद तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब होता है, इसका लिटरल मतलब होता है मेटामॉर्फ का चेंज्ड फॉर्म। आपको पता है इग्नियस हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, जब उस पर टेम्परेचर एक्ट करेगा, जब उस पर प्रेशर एक्ट करेगा, उस पर क्लाइमेट के डिफरेंट फैक्टर्स एक्ट करेंगे तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देगा। जब अपना फॉर्म चेंज कर देगा तो उसका हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो इग्नियस रॉक भी हो गया, सेडिमेंट्री रॉक भी हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक भी हो गया। इसके अलावा रॉक साइकिल पढ़ना है तो हम एक अलग सा वीडियो बना लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मतलब मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझ लेते हैं। एक बात तो हमारे को श्योर हो गई कि मिनरल्स क्या है, लोकलाइज रिसोर्सेज है, मतलब हर जगह हर मिनरल नहीं पाए जाते हैं। सो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। दैट कंक्लूड्स आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दे नीड डिफरेंट जियोलॉजिकल कंडीशंस।
जियोलॉजिकल कंडीशन सबके लिए अलग अलग होती है। आप सबको अलग अलग खाना पसंद है, बिल्कुल वैसे ही मिनरल्स को बनने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जियोलॉजिकल कंडीशंस वो अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स फाइंड किए जाते हैं। सम आर इजीली एक्सेसिबल, सम आर वेरी हार्ड टू फाइंड। हमने देखा कुछ क्वारिंग से मिल जा रहे हैं तो हमें कुछ को ड्रिलिंग करना पड़ रहा है, राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। सम ओर्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, फॉर एग्जांपल कॉपर ओर। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्हिच इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अगर किसी ओर का कलर ब्लू कलर का है ना, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओ ये पक्का कॉपर का ओर है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, उनमें जनरली जो है मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। सवाल उठता है कैसे? सिंपल सी बात है, मेटल्स जो होते हैं ना वो मेटालिक मिनरल्स ही होंगे। वो क्या होंगे, लावा और मैग्मा में पहले से ही रहते हैं। जब वही लावा मैग्मा मोल्टन फॉर्म में बाहर आता है, जब सॉलिडिफाई होगा तो उसमें मेटालिक मिनरल्स मिलेंगे आपको। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली हैव नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको कहां पर मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। इसके अलावा जो तेल है, जो कोल है, वो भी मिनरल्स ही हैं, और वो मिनरल हमारे को कहां पर मिलते हैं? वो हमें सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसे होता है, ये सब हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से अलग होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इन रॉक्स का, इसमें जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इवन नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि इनके जियोलॉजिकल कंडीशन चाहिए होती है स्पेसिफिक, जो हर जगह पर अलग अलग है। दैट कंक्लूड्स आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ अब क्या होगा, अब पूरी टेक्स्ट बुक में क्या होगा, आपको अलग अलग, ये एक ही मैप दे रखा है, उस मैप में ऐसे करके दे रखा है, मगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। ओके, ये भी एक वही है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं। एक और बात, ये जो मिनरल्स का दे रखा है, ये मिनरल्स का डेटा बहुत पुराना है। अब हर साल नए मिनरल्स का डेटा पब्लिश होता है, बट आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नॉर्थ अमेरिका ऐसा था और अब अचानक से उसमें कोयला ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, आपको सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। कोई भी इंसान इसको लाइन बाय लाइन याद नहीं कर सकता, और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टीचर के द्वारा, वो कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जो आपको समझना है। इनफैक्ट यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये समझना पड़ेगा, दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली द स्टार्टर्स, जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा गोल्ड कहाँ पे पाया जाता था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जो अलग से दिखेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। वो जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक को उठाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया को उठाते हैं। ये रहा हमारा एशिया, ये है पूरा एशिया हमारा, ये पूरा एशिया, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये है साउथ सेंट्रल एशिया, ये है आपका ईस्टर्न एशिया, ये है आपका वेस्टर्न एशिया। ठीक, समझ में आ गया? जहां तक रही रशिया की बात, तो रशिया को हम एशिया में भी कंसिडर करते हैं और यूरोप में भी कंसिडर करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि चाइना और इंडिया के पास क्या है। इसको याद करने का तरीका यह है कि चाइना और इंडिया दोनों स्ट्रांग है ना, तो चाइना और इंडिया के पास लार्ज आयरन डिपॉजिट्स है। पहला पॉइंट, द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। टिन, टिन वो जैसे बच्चा ना टिन ऐसे करके बोला, वो टिन, ठीक है, तो वो टिन है ये। और ये क्या बोल रहे हैं कि जो टीन के डब्बे भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो कुल मिला के ये है कि जो कॉन्टिनेंट है उसमें पूरी दुनिया का आधा से ज्यादा टिन प्रोड्यूस होता है। और टिन कैसे आवाज करता है? टिन मतलब शोर ज्यादा काम कम। ये मैं आपको सिर्फ समझाने और लर्न करने के लिए पढ़ा रहा हूं, इसको बहुत ही वो लिटरली मत लेना। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीन देश है ना जो ज्यादा आवाज करते हैं। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द टिन। ये चाइना, ये ग्रीन वाला मलेशिया, और ये है इंडोनेशिया ब्राउन वाला। ये है क्या, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं टिन के प्रोडक्शन में। तो तीन चीजें तो क्लियर हो गई ना। एक तो हम इंडिया और चाइना आयरन अच्छे से है। दूसरी बात यह है कि दुनिया का आधे से ज्यादा टिन कौन प्रोड्यूस करता है? एशिया प्रोड्यूस करता है। अब टिन की बात ही चलिए तो हमें ये भी तो पता चलना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में टिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीन हैं जो कि बहुत ज्यादा टिन के अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना लीड करता है किसमें? तीन चीजों में, और लेड, एंटीमनी और टंगस्टन। देखो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा, तब जाके थोड़ा सा याद होगा। तो चाइना लीड करता है किस चीज में? लेड में।
अब इससे तो ये याद हो जाएगा, एस काट दो तो लेड हो जाएगा। और एंटीमनी और टंगस्टन, एंटीमनी और टंगस्टन इसमें वो क्या करता है, लीड करता है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट यूरोप। एशिया अपना कंप्लीट हो गया, अब हम इस वाले हिस्से के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है, इस वाले हिस्से पे, जिसका कि कुछ पार्ट रशिया भी कहलाता है। यूरोप क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन का। लीडिंग प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में डिफरेंस होता है, इससे कंफ्यूज मत होना। लीडिंग मतलब लीडिंग है, ओके। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन द वर्ल्ड। रशिया, यूक्रेन, भाई ये तो नाम अपने को भूल नहीं सकता, राइट, सबके नाक में दम कर दिया है, सीएनजी कॉस्ट बढ़ गया है। तो रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, इनके पास लार्ज डिपॉजिट्स हैं आयरन ओर के। देखो पहला पॉइंट भी किसके बारे में है, आयरन के बारे में। फिर उसको उसी पॉइंट को बताया है कि अगर ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन का, तो उस कॉन्टिनेंट में कौन से ऐसे देश हैं। सिंपल सी बात है, रशिया, यूक्रेन याद ही हो जाएगा, स्वीडन अपने आप हो जाएगा क्योंकि अब वो भी उसमें शामिल हो रहा है कहीं ना कहीं, और फ्रांस, फ्रांस के पास आयरन है, जर्मनी के पास कोयला है, और ये दोनों आपस में इसीलिए लड़ रहे थे कि वो उसका आयरन वाला एरिया ले ले, और फ्रांस इसलिए लड़ रहा था कि वो जर्मनी का कोयले वाला इलाका लड़ ले, मतलब ले ले, ठीक है। तो कुल मिला के रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस के पास आयरन डिपॉजिट है, जर्मनी के पास कोयले के डिपॉजिट है। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब आप आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें कोयला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए फ्रांस को ये लगता था कि भाई आयरन के तब उसके पास है, अगर उसको कहीं से कोयला मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, और वो कोयला कहां पर था, कोयला था जर्मनी के पास। ये है फ्रांस, ये, और ये है जर्मनी, ये इसके कोयला चाहता था और ये इसका आयरन चाहता था। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात। ओके, सो यूरोप तो हमारे को आसानी से हो गया। यूरोप के बारे में 4 पॉइंट्स, लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन का। अगर आयरन की बात चली है तो कौन, तो 4 देश, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, इनके पास आयरन के डिपॉजिट हैं। तीसरा पॉइंट, कोयले की बात, अगर लोहे की बात चलिए तो कोयले की भी बात कर लेते हैं, जर्मनी के पास कोयले की मात्रा अच्छी खासी है। और लास्ट पॉइंट ये है स्पेशल पॉइंट, स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट, नो नोन मिनरल डिपॉजिट। अब यहां से आते हैं यूपीएससी में क्वेश्चंस, ये नहीं पूछेंगे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ऐसा नहीं, ये पूछेंगे स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स। फिर आपको स्टेटमेंट दे रखा होगा और उसमें बता रखा होगा 1 2 ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दे रखे होंगे, चाहे इस चैप्टर से हो चाहे अलग बुक से हो, मगर दे रखे होंगे, और फिर आपको बताना होगा कौन सा इसमें से करेक्ट है। समझ में आ गई बात, ऐसे करके पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अफ्रीका की और ऑस्ट्रेलिया की। अफ्रीका है तो वैसे बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट, बट मिनरल वाइज इनके पास कोई गरीबी नहीं है। ये एक आयरनी कह सकते हैं जिसमें कि इतना रिच होने के बाद भी मिनरल के साथ ये लोग बिल्कुल भी गरीब हैं। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, और इनके मिनरल्स भी बहुत खास खास मिलते हैं। कौन से, द कॉन्टिनेंट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड प्लैटिनम। हर इंसान की चाहत, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम कहां मिलेगा, सबसे गरीब कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ाम्बिया हैज गोल्ड, ठीक है। तो ये है, ये साउथ अफ्रीका है, इस मैप में दे रखा है, ये है ज़ाम्बिया और ये है जिम्बाब्वे, ऊपर वाला ज़ाम्बिया, नीचे वाला जिम्बाब्वे, और ये है साउथ अफ्रीका। इन 3 रीजन्स के अंदर बेशुमार गोल्ड है, बहुत सोना, जोहानिसबर्ग सोना ही सोना। नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला, ये 3 ऐसे देश हैं अफ्रीका में जो नॉर्थ और वेस्ट में पड़ते हैं, यहां पर ऑयल के भी डिपॉजिट्स हैं। कुल मिला के ऑयल भी है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, प्लैटिनम भी है। Everything that can make a person very, very, very rich is there in this continent, but still the population is very poor. Okay, now let's talk about Australia. Australia is a very important and interesting continent. It is the only island continent. We are talking about this. It is the only island continent. इसके अलावा और कोई island continent नहीं है। इसके अलावा Australia is a continent as well as a country. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो रॉक्स पाए जाते हैं वो पूरी धरती के सबसे पुराने रॉक्स में से, पुराने रॉक्स ही आप समझो। हमारी धरती है कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड, सॉरी बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये है हमारी धरती की एज। और यहां पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड इनकी एज नापी गई है, मतलब सिर्फ 0.6 बिलियन ईयर्स बाद अर्थ के वो रॉक्स तब के हैं, और वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच आर अबाउट 4.3 बिलियन ईयर्स अगो।
Australia is the largest producer of bauxite. Those of you who do not know what bauxite is basically an ore of aluminium. ठीक है, सो एल्यूमिनियम का जो अगर ओर होता है उसे हम बॉक्साइट कहते हैं। जैसे आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, लिमोनाइट था, वैसे ही एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। इसके बाद कलगुरली एंड कूलगाड़ी रीजन्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। अब आपसे पूछा जा सकता है ये कलगुरली एंड कूलगाड़ी जो रीजन्स हैं वो आपको स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कलगुरली एंड कूलगाड़ी रीजन्स ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड, और वो वहीं पर गलत हो जाएगा, उसको आप एलिमिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ द क्वेश्चन कम्स, ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, निकल एंड डायमंड, सो ये उसका भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो क्लियर। लेट्स गो फॉर नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। वैसे तो नॉर्थ अमेरिका यहां तक कहलाता है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, बट हम इसको ये सेंट्रल अमेरिका भी इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझो, पूरे नॉर्थ अमेरिका में 3 रीजन्स हैं जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 रीजन्स हैं? एक रीजन है जिसको कि हम बोलते हैं जो कैनेडियन रीजन है, जो ग्रेट लेक्स का है, वो वाला रीजन। दूसरा है अपाल्चियन रीजन, और तीसरा वाला है वेस्टर्न रीजन, माउंटेन रीजन, जो कि 2 बीच में है, मतलब 2, एक रॉकीज और एक रॉकीज माउंटेन, और दूसरा वाला कोलंबियन प्लेटो यहां बीच में। अभी कैसे, सॉरी इधर नहीं है, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड, इधर नहीं है ये। पहले हम किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ये जो हमारा ये वाला रीजन है, कौन सा वाला, ये वाला रीजन जो कैनेडियन रीजन है, कैनेडियन शील्ड, इसको देखते हैं। ये वाला कौन सा रीजन है, ये ग्रेट लेक्स के पास है, ये वाला रीजन। दूसरा है अपाल्चियन रीजन, ये पूरा अपाल्चियन रीजन है, और तीसरा ये माउंटेन वाला रीजन है, ठीक है। इन 3 रीजन में मेनली आपको नॉर्थ अमेरिका में क्या मिलेंगे, मिनरल्स अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। ये जो 5 ग्रेट लेक्स की बात करी ना, इसको याद करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं होम्स, HOMES, होम्स तो याद हो जाएगा। तो लेक ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरिस एंड सुपीरियर, नाम याद हो गया। एक नाम होम्स याद कर लो, अपने आप 5 की 5 लेक्स याद हो जाएंगे, ठीक है, वो 5 ग्रेट लेक्स। तो ये कैनेडियन रीजन है जो जहां पर 5 ये ग्रेट लेक्स हैं, जो यूएस में भी आता है, यहां पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये अपाल्चियन रीजन है, बहुत ही पुराने माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स और यंग माउंटेन्स का कैटेगराइजेशन होता है, ये ओल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक अरावलीज। और यहां पर भी एक माउंटेन रीजन है जो कि वेस्टर्न माउंटेन रेंज है। अब किस रीजन में क्या मिलता है वो देख लेते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन 3 रीजन्स हियर, ये मैंने बता दिया। 3 रीजन्स है, कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ग्रेट लेक्स, ये मैंने बता दिया, जिसको याद करने का होम्स है। अपाल्चियन रीजन, ये मैंने आपको ये वाला बता दिया। इसके बाद माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट अमेरिका, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखना है कि किसके यहां पे क्या क्या मिलता है। कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ग्रेट लेक्स हैज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, गोल्ड एंड यूरेनियम। कुल मिला के तीनों चीज जो किसी भी देश को ताकतवर बना सकती है। यूरेनियम से आपके लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, यूरेनियम से न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो बन सकते हैं। यूरेनियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरेनियम यहाँ पर अच्छे से मिल रहा है। ये आपका कौन से रीजन में, कैनेडियन रीजन में यूरेनियम भी मिल रहा है, गोल्ड भी मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है। तीसरा अपाल्चियन रीजन, अपाल्चियन रीजन में क्या मिलेगा आपको, कोयला मिलेगा। आप सोचो, आप ही के देश में आयरन भी मिल रहा है, आप ही के देश में कोयला भी बन रहा है, तो कुल मिला के आयरन के जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, आयरन से स्टील बनाया जाता है, तो उसमें कोयले की जरूरत पड़ती है। सब चीजें आपके पास, इसीलिए ये देश इतना ज्यादा तरक्की और इतना ज्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ आयरन भी है, यहाँ गोल्ड भी है, यहाँ यूरेनियम भी है, यहाँ कोयला भी है, और इसके वेस्टर्न पोर्शन में चले जाओगे तो वहां पर आपको सिल्वर और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी। द अपाल्चियन रीजन हैज गोल्ड डिपॉजिट्स, ये हमने कर लिया। और इसके जो वेस्ट रीजन में, यहाँ पे ये लगाना भूल गए शायद, इसमें गोल्ड और लेड आपको देखने को मिलेगा। इधर गोल्ड, लेड और सिल्वर तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की, यानी साउथ अमेरिका, इस कॉन्टिनेंट की बात हम करेंगे, इस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने का है कि उसको देश, उसके देश अच्छे तरीके से हमारे टिप्स पे होने चाहिए कि कौन कहां पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी, सबसे पहले बात करेंगे तेल की। ऑयल पाया जाता है यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोलंबिया में पाया जाता है ऑयल, पेरू में पाया जाता है, चिले में पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है और वेनेजुएला में पाया जाता है। ये देश बहुत, आप अमेरिका सोच के ये समझ लेना बड़े अमीर देश है, नहीं ऐसा नहीं है। काफी इकोनॉमी से ये लोग मतलब संघर्ष कर रहे हैं, मगर यहाँ पे तेल काफी अच्छे से मिल रहा है। वेनेजुएला, कोलंबिया, चिले, पेरू, अर्जेंटीना और
कौन सा? ये वेनेजुला। मतलब ये आप कॉन्टिनेंट याद करोगे, देश की लोकेशन याद करोगे, अपने आप को समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? ब्राजील। ब्राजील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? हाई ग्रेड आयरन का। हमने देखा आयरन की बहुत अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स हैं, मगर हाई ग्रेड आयरन का ब्राजील सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ब्राजील में क्या है? हाई ग्रेड आयरन और मिलता है। तो पहला पॉइंट हो गया। चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। तो चिले और पेरू, ये देखो वेस्टर्न एकदम देश है ये, एक पेरू और चिले, देखो कितना लंबा देश है। तो पेरू और चिले दोनों में अच्छे से कॉपर आपको देखने को मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हमने देख लिया, आयरन दे रहा है रीजन ब्राजील, दूसरा जो है कॉपर दे रहा है चिले और पेरू। और ऑयल की बात जहां पर है वो ये है, मिनरल ऑयल इज फाउंड इन कोलंबिया, पेरू, चिले, अर्जेंटीना एंड वेनेजुला। बचा हुआ जो पार्ट है वो ब्राजील और बोलीविया है। यहाँ पे टिन का भी अच्छे से प्रोडक्शन होता है। याद करो कौन टिन प्रोड्यूस कर रहा था दुनिया के ज्यादा से ज्यादा, हाफ से ज्यादा? एशिया। और एशिया में भी कौन? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। लास्ट आता है हमारा एंटार्क्टिका। ये हमारे आज के इसका लास्ट पार्ट होगा। एंटार्क्टिका में ये है एंटार्क्टिका। ये हमें जनरली जो 2D मैप्स होते हैं उसमें नहीं दिखता है, इसलिए हमारे को अर्थ को थोड़ा सा ऐसे करके देखना पड़ेगा, तब आपको देखने को मिलेगा ये पूरा एंटार्क्टिका। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से? ओके। सो एंटार्क्टिका इज एट अ वेरी इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम खनन नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते, और हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी है। वो इसलिए कोशिश नहीं करी है क्योंकि हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से बहुत जूझ रहे हैं। बाकी अर्थ के हिस्सों में हमने एकदम मचा रखा है, जिसकी वजह से अगर हमने एक और बार यहाँ पर भी खनन शुरू किया तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए हमें ये पता है कि ये जियोलॉजिकली कैसे फॉर्म हुआ था। पहले एंटार्क्टिका क्या साउथ पोल में था या फिर इसकी पोजीशन कुछ और थी? क्या सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे? ये सब हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, तब आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिका जो आज साउथ पोल के बीचों बीच है, वो पहले हमेशा से यहाँ पर नहीं था, वो कहीं और था, किसी और बड़े लैंड मास का पार्ट था। जब वो हटके आज वो इस पोजीशन पर आया है, तो ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुई है मिनरल्स की, ये बहुत सालों पहले हुई है। ये तब की हुई है जब एंटार्क्टिका साउदर्न रीजन में, साउथ पोल में आज जो है वो नहीं था, वो पहले कहीं और था। इसलिए हमें पता है कि वो कैसे बना है, इसलिए हमें ये भी पता है कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जा सकते हैं, वही बता रहा है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the minerals found in the region. Word is predict. We have not started exploring it. Please याद रखना इस बात को। Significant size of coal deposits are forecasted in the Trans-Antarctic zone. ये है Trans-Antarctic zone. ये है ये पूरा है Trans-Antarctic zone। यहाँ पर significant coal deposits हमारे को ऐसे प्रोजेक्ट किए गए हैं, फोरकास्ट किए गए हैं। Significant size of iron deposits are forecasted near Prince Charles Mountains. अब आपको अगर ये बोला जाए कि इसमें उल्टा करके दे सकते हैं स्टेटमेंट कि कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं प्रिंस चार्ल्स में और आयरन डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उल्टे उसमें, तो आपको याद रखना है बस एक तरीके से, प्रिंस चार्ल्स आयरन की तरफ स्ट्रांग होंगे, ऐसा आप याद कर सकते हो, इसलिए वहां पे आयरन पाया जाता है। और अगर प्रिंस चार्ल्स में आयरन पाया जाता है तो ट्रांस एंटार्क्टिक जोन में क्या पाया जाएगा? कोयला पाया जाएगा। और ये प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स का है, ईस्टर्न पार्ट में है कॉन्टिनेंट के, यानी इस पार्ट में कहीं पर प्रिंस चार्ल्स का जो है वो लैंड है। आयरन, गोल्ड एंड ऑयल भी प्रोजेक्ट किया गया है कि यहां पर कमर्शियल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होगा। सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट हाफ ऑफ द थर्ड चैप्टर। आई होप यू आर स्टडिंग एंड रीडिंग इन द सेम वे दैट आई हैव टोल्ड यू टू। इफ यू गो थ्रू दैट तो आपको आसानी से हो जाएगा, वरना कीप स्टडिंग। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो put your doubts in the comment box. I will try to answer those questions, and best of luck. Thank you so much.